सेकेंड वेव के अंदर थोड़ा सा जो इनडिसिप्लिन हुआ लोगों की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से, मैं कहना चाहूँगा पैनिक क्रिएट हुआ। The fight isn't over yet. COVID, the second wave. दिल्ली में 1 फरवरी को 121 केस, 1 मार्च को 175 केस। बड़ा मुश्किल वक्त था वो, और उसमें ये जानना क्या समस्याएं हैं लोगों की और उसका समाधान क्या हो सकता है। आपने घर घर जाकर लोगों को बचाया, ऑक्सीजन दी, और समाज का एक ऐसा पक्ष आपने रखा है कि एक डॉक्टर किस लेवल तक सेवा कर सकता है। पेशेंट्स की आंखों में भाव देखे होंगे आपने। सबको ये लगता था कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो हर प्रोफेशन का एक पर्पस होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उद्देश्य होता है, और जब जब जिसको वो याद रहेगा वो उसके साथ जस्टिस करेगा। कि जब आप अपने प्रोफेशन को फर्ज समझ के करते हैं तो ये रिजल्ट्स आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिव सिंगल है। द बिजनेस सर्कल के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे नायक से जिन्होंने सैकड़ों जीवन बचाए कोविड के समय में। ये कहानी है एक डॉक्टर की, ये कहानी है उनके अदम्य साहस की, ये कहानी है उनके सेवा भाव की, ये कहानी है डॉक्टर संजय कलोनिया की। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। डॉक्टर साहब, आपका इस विशेष अंक में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शिव कुमार जी, थैंक्स अ लॉट। सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपकी के कार्य से बड़ा प्रभावित हूँ। आपने इतना शानदार काम कोविड में किया। ये उस समय की बात है जब ना हॉस्पिटल मिलते थे, ना डॉक्टर मिलते थे, और आपने घर घर जाकर लोगों को बचाया, ऑक्सीजन दी, दवाइयाँ दी, ग्लूकोज चढ़ाए, खुद ड्राइव की, 20-20 घंटे आपने काम किया। आपने दिन रात काम किया। आप फैमिली में भी आप आइसोलेटेड रहते थे, ना खाते थे ना पीते थे, और सैकड़ों चलान आपकी गाड़ी के हुए, और ना केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि कहाँ कहाँ आप गए। सैकड़ों कॉल भी खुद अटेंड करते थे। तो ये बहुत ही असाधारण बात है, ना केवल एक डॉक्टर के हिसाब से बल्कि पूरे प्रोफेशन को आपने गौरवान्वित किया है, और समाज का एक ऐसा पक्ष आपने रखा है कि एक डॉक्टर किस लेवल तक सेवा कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं दर्शकों के लिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप अपने बारे में बताएं और फिर हम इस कहानी पर आएंगे। बेसिकली शिव कुमार जी, मैं एक फिजिशियन हूँ। आई एम एमडी फिजिशियन। आई एम पासिंग आउट फ्रॉम जीएमसी 32 एंड 1996 बैच से पास आउट हूँ मैं। तो काफ़ी साल प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा मुझे अपने प्रोफेशन को, मुझे थोड़ा नोबल प्रोफेशन महसूस होता था। तो मैं समझता था कि भाई मैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, क्योंकि मैं मरीजों के प्रति तो एक धारणा रख ही सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी धारणा एक समाज के प्रति, एक देश के प्रति, उसमें भी मैं काफ़ी उत्सुक रहता था उसको करने में। तो जब कोविड का समय आया तो बड़ा मुश्किल वक्त था वो, और उसमें ये जानना कि भाई क्या समस्याएं हैं लोगों की और उसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि जब तक हम किसी इलाज की इन्वेंशन में तो थे नहीं कि भाई हमें पता हो कि भाई हाँ ये चीज़ है, इसका ये इलाज करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल दौर था। तो बस इसको हमें उस तरीके से ट्रीट करना था कि भाई किसी भी तरीके से हम लोगों की जान बचा सकें। ये जान बचाने की फाइट थी। तो उस वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर था, उसमें पीपी किट पहनकर, लोगों के साथ एक डिस्टेंस बनाकर इलाज करना बड़ा सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि उसमें हम मरीज़ से रिलेट नहीं कर पाते थे। सो जब मुझे लगा कि भाई लोग सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या उनका ट्रीटमेंट डाइवर्ट हो रहा है, जो उनको वास्तविक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उस समय, उस परिस्थिति के मुताबिक, वो इलाज कहीं ना कहीं लैक हो रहा था, उसकी कमी महसूस हो रही थी। तो मुझे लगा कि भाई मुझे इस विषय में थोड़ा सा सोच विचार के बाद मैंने थोड़ा दुस्साहस करने का निर्णय लिया। जब मैंने अपने परिवार को इस निर्णय से अवगत कराया तो
वो लोग बिल्कुल इस निर्णय के अगेंस्ट थे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी हमारे प्रति, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मुझे लगा कि जब शिव कुमार जी, जब वार होती है, लड़ाई होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप बॉर्डर के ऊपर या ऐसी सिचुएशन में जब कोई आतंकवाद की ऐसी घटना होती है, तो हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कौन हमें बचाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। तो उस वक्त एक सोल्जर से जी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो कुछ भी करके हमें सुरक्षित निकाल लेगा, हमारी जान की रक्षा करेगा और हमें कुछ नहीं होगा। जी। और चाहे उसकी उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो और दुश्मन की संख्या कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उनका धैर्य, उनका जज्बा, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। राइट। वो कहीं ऊपर है उन सब चीज़ों से। तो मुझे लगा कि भाई जब ऐसे वक्त में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन से हैं, और एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं एक मजबूरी के तहत, तो मैंने ये निर्णय किया कि भाई मैं लोगों को फिजिकली, पर्सनली, बिना किसी प्रोटेक्शन के मैं अगर देखूंगा तो शायद मैं उन लोगों का बेहतर इलाज कर सकूं। और एक आत्मविश्वास काफ़ी था, तो मैंने ये सोच के लोगों को होम विजिट, पूरी तरह से फुल थे हॉस्पिटल्स के अंदर, कहीं भी कोई जगह नहीं थी, और एक अजीब सा माहौल बन गया था कि सबको ये लगता था कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए। यस, स्पेशली सेकेंड वेव के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ। तो उसमें क्योंकि फर्स्ट वेव में उतने मरीज नहीं थे, सरकार ने पूरी तरह से उसको कवर करके रखा था, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए थे। तो उस वक्त ना ये सीन था कि इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, तो सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, हर पेशेंट का बहुत अच्छे से इलाज किया। हर तरीके से मैं प्रशंसा करूंगा कि जिस तरीके से भारत सरकार ने उसे टैकल किया, वो किसी भी देश के मुकाबले हमारे अचीवमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सेकेंड वेव के अंदर थोड़ा सा जो इनडिसिप्लिन हुआ लोगों की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से, मैं कहना चाहूँगा पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक क्रिएट हुआ कि हॉस्पिटल्स फुल थे जी। उनके पास बेड नहीं थे, और चूंकि एक डिस्टेंस से इलाज होता था जी। कि डॉक्टर भी 1:1 टच करके पेशेंट को नहीं देखता था। राइट। और अगर आप देखते भी हो तो आप पीपी किट पहन के किसी पेशेंट के साथ आप रिलेट उतना नहीं कर सकते, उतना बेहतर तरीके से। तो मैंने निर्णय लिया कि बिना पीपी किट के, और मुझे होम विजिट करके पेशेंट्स मैं देखूंगा। और बहुत सी कॉल आती थी पेशेंट्स की कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो मैंने जब होम विजिट शुरू की, मैं गाड़ी सेल्फ ड्राइव करता था, उस टाइम ड्राइवर नहीं था मेरे पास। जी। तो एक तो ये था कि भाई आप इतनी कॉल को मैनेज कैसे करेंगे, कोई न्यू गुड़गांव की है, हाँ। कोई दिल्ली की है, रोहिणी की है, कोई जनकपुरी की है, कोई गोल्फ कोर्स रोड की है। तो ये बड़ा मुश्किल था कि भाई, और वो कॉल्स के वॉल्यूम्स भी बढ़ते जा रहे थे। हाँ, क्योंकि एक को मिलता था ट्रीटमेंट, वो 10 को बताता था। हाँ। तो शुरुआत जब मैंने की तो मेरे जो नॉन टू पेशेंट थे, शुरुआत उनसे हुई। जी जी। तो मैंने जब जा कर के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें थोड़ी पैनिक, साइकोलॉजिकल ज़्यादा हैं निस्बत के सिम्टोमेटिक या पैथोलॉजिकल। जी जी जी। तो मैंने फिर जाके जब उन लोगों को देखा कि भाई उनकी समस्याएं क्या हैं, तो उनकी समस्याएं ज़्यादातर शारीरिक होने की बजाय मानसिक थी। जी जी जी। कि लोगों में सबसे बड़ा पैनिक जो क्रिएट किया, वो किया पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ बिल्कुल। कि लोग देखते थे कि सैचुरेशन 92 आ गई है, तो नाउ व्हाट। तो अगर वो किसी से सलाह भी लेते थे, किसी डॉक्टर से भी ऑनलाइन सलाह लेते थे, तो उसका एक ही जवाब होता था कि अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हॉस्पिटल में आ जाओ। जी जी। अब हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं थे, और दूसरा, या फिर ये बोला जाता था कि आप ऑक्सीजन लगा लीजिए। हाँ। अब भारत में, हमारे भारत में लोगों की थोड़ी सी जागरूकता इन चीज़ों के प्रति बहुत कम है।
कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, तो क्योंकि फ्रीली अवेलेबल हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा एक अच्छे लेवल पे काफ़ी असीमित तरीके से अवेलेबल है, Yes. जिसको हम कैसे भी कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। जी बजाय के विकसित देशों के जहाँ पर आपके साथ बहुत से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको, जी। तो आपका इलाज जो है वो एक कायदे के साथ एक लेवल में होता है, तो आप वहाँ उसको पायर्स नहीं कर सकते। जी जी जी। लेकिन यहाँ हमें लगा कि जब मैंने जाके देखा तो मरीज जो है वो उसको ये नहीं पता उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है, और वो कितनी ऑक्सीजन ले रहा है। और किसी ने थ्रेशोल्ड रख दिया कि 90 से नीचे आते ही तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो समस्याएं मल्टीप्लाई हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस ओनली फैक्टर कि भाई अगर 90 से कम आएगी तो बस उसके बाद फिर लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब जान पे बनाएगी, तो लोग थोड़ा सा इस विषय में पैनिक होते, उनकी सैचुरेशन और गिर जाती। हाँ हाँ हाँ। और साथ में जो एक पैनिक, जो सबसे बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ कि कहीं से भी ऑक्सीजन अरेंज की नहीं मिल रही है। लोगों को ये पता नहीं था इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में फ़र्क होता है। जी जी। तो जहाँ से जिसको जो मिला उसने, बहुत से लोग, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी भी रही है उसमें। हाँ। एक फैक्टर ये भी रहा है। तो उस समय जब लोगों को देखा तो जो पल्स ऑक्सीमीटर थे वो भी उस समय कोई रिनाउन कंपनीज के या बहुत ऑथेंटिकेटेड नहीं थे, क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी में डिमांड आ गई उसकी। हाँ, तो वो ना जैसे भी थे, जो भी थे, चाहे वो सही थे नहीं थे, जिसकी पार्शियल रीडिंग्स जिसमें आ रही थी, जो तो लोगों ने उससे मेजर किया, सही किया, गलत किया, क्योंकि उन्होंने उनको भारत में, मतलब आप मानो इंडिया में हम ही पल्स ऑक्सीमीटर बहुत कम लेवल पे रखते थे उस समय। तो ये एक अजीब सा था कि आप किसी को, कभी किसी ने पिस्टल चलाई नहीं और आप उसके हाथ में पिस्टल थमा के बोलो कि अब आप फायर करो, आपका ये टारगेट है, ये बड़ा मुश्किल सीन था। और लोगों ने जैसे ही चेक किया, उनको जैसे लगा कि भाई ये तो इतनी आ रही है, और ना ही तो उनको प्रॉपरली चेक करना आता था, ना ही उनको प्रॉपरली उसको असाइन करना आता था कि इसके बाद व्हाट टू डू। और ओवरडोज ले रहे हैं, जो मेडिसिन बता रहा है वो ले रहे हैं। अब सेल्फ मेडिकेशन कि वो ये ले रहा है, वो इससे ठीक हो रहा है, तो मैं भी वही ले लूं। प्लस अगर किसी से कंसल्टेशन होती भी थी तो उसमें जो गाइडेंस की और उन चीज़ों की बहुत कमी थी। आई एम सॉरी टू से, ये थोड़ा सा एक फैक्टर था। डॉक्टर साहब, आप मतलब बहुत घंटे काम करते रहते थे, ट्रैवल ही करते रहते थे। शिव कुमार जी, घर घर जाते थे। जब आप जुनून में, पैशन में काम करते हो, जुनून में जी, तो उसके बाद आप बाकी चीज़ों को याद नहीं रखते हो। और स्पेशली क्या था, क्या उस समय खाने का, पीने का, या किसी के पास आओ जो तो कोई चीज़ों के ऑफर का, मसलन चाय लो या कुछ स्नैक्स ले लो, ब्रेक, वो चलन उस समय ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो मैं आइसोलेटेड रहता था, एक कमरा जो मेरा क्लिनिक कम रूम था, मैं उसी में रहता था, और वहीं से मैं जाता था। तो मैं कुछ टैबलेट्स रखता था कैलोरी की, जो मैं लेता था। तो बस पानी होता था, साथ में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता था। इसके अलावा ना तो कहीं ऑफर मिलता था, ना ही मैं घर पे आता था दिन में। तो मुझे मैं खाना पीना काफ़ी, आप मान के चलो कि 70-80% खाना मेरा लगभग कम हो गया था। कितने बजे स्टार्ट करते थे आप सुबह? मैं सुबह निकलता था शिव कुमार जी करीब 7 बजे के आसपास, और मैं आता था घर में करीब 4-4:30 बजे सुबह। तो मैं बस आके थोड़ा सा फ्रेश होता था, और फिर उसके बाद कॉल्स को अलाइन करता था मैं, जो मेरे पास कॉल होती थी। कि लोग ये कहते थे कि आप किस समय आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास उस वक्त मुझे लगा कि और कोई काम नहीं था, और कोई ना डॉक्टर होम विजिट कर भी नहीं रहा था। आई एम और बार-बार भी फोन कर रहे होंगे, आए नहीं डॉक्टर साहब, आए नहीं। और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लिंक था कि जी मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, कैसे भी बचा लीजिए। अब मुझे फिर जाना ही था और मुझे करना ही था। शिव कुमार जी, मैंने उस समय 516 होम विजिट की थी जी 30 दिन में, और उसमें 513 लाइफ ऐसी थी जो मेरी सेविंग्स हुई थी। 3 जो पेशेंट हॉस्पिटल चले गए थे वो नहीं बच पाए थे। कमाल है डॉक्टर। लेकिन 513 लीड जो लोगों ने मेरे हिसाब से उन्होंने प्रोग्रामिंग की, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया,
वो लोग सर्वाइव कर गए और बहुत बेहतर तरीके से सर्वाइव कर। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की सेवा उस सेकेंड वेव में मुझे भी मिली, मेरी माताजी के लिए। वो बहुत बीमार थी, घर पे थी, और किसी के माध्यम से मुझे पता पड़ा कि एक डॉक्टर हैं जो घर विजिट करते हैं और सॉल्यूशन दे रहे हैं। और वो एक ऐसा समय था जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब घर पर आए कुछ घंटों के अंदर। गुड़गांव में हम लोग रहते हैं, और मैं हैरान था कि डॉक्टर साहब खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, और आए, सब पल्स में देखा। मेरी मदर की तो 80+ कुछ चल रही थी। डॉक्टर साहब ने टैपिंग सिखाई हमारे को, उनको उत्साह दिया, और हमें उसके बाद ऑक्सीजन भी हमने सिलेंडर अरेंज कर लिया था, वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था और क्लैरिटी थी वो बहुत अच्छी थी। और ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव रहा, और उसके बाद मैंने भी कई लोगों को नंबर दिए। तो लगातार इतनी बड़ी सेवा और इतना बड़ा रिस्क लिया, आपके परिवार को भी ज़रूर बहुत बह रहा होगा। दरअसल मैंने ये बात क्लियर कर दी थी, मतलब अपनी पत्नी से, बच्चों से और पेरेंट्स से, कि मैंने इस प्रोफेशन को, कि आप यूँ समझते हो कि भाई आपने किसी पैशन में या क्रेज़ में शादी की थी मेरी वाइफ ने, कि भाई वो एक डॉक्टर है तो चलो एक रिनाउन चीज़ मिलेगी मुझे, भाई ठीक है, एक नेम एंड फेम भी होगा, प्लस एक फाइनेंशियल एंगल भी होगा, और साथ में सोशल एंगल भी रहेगा। राइट। लेकिन मैंने बोला कि भाई अब समय है कि जो मैंने ज़िंदगी में आज तक सोचा था वो अब करने का, इम्प्लीमेंट का समय अब आया है, क्योंकि बाकी टाइम्स तो आपके पास डॉक्टर अवेलेबल रहते ही। जी जी। पर इस समय में मैं इस प्रोफेशन के अंदर किसी को भी जान बचाने के लिए ना नहीं बोल सकता हूँ, तो उसके लिए जो भी दांव पे लगेगा वो लगेगा। आप अगर ये समझते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं इस विषय के टोटली खिलाफ हूँ, मैं तो वो करूँगा, इसमें हम दूरी बना सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ लगभग उन्होंने एक तरह से मेरा बाइकाट ही हो गया था कि भाई उनको भी ये डर था कि भाई मैं कोविड पॉजिटिव तो रहूँगा ही, हमेशा ही रहूँगा। हाँ हाँ। और आप तो किट भी नहीं पहनते थे, नहीं और शिव बिल्कुल कुमार जी, बड़ा एकदम मुश्किल हाथ से था। पेशेंट को टच करते थे सीधा। क्योंकि मैं जब गाड़ी ड्राइव करता था तो मैं 80 से 100 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करता था, अदरवाइज बड़ा, और उस टाइम रोड्स भी क्लियर थे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो मैं इजीली कर पाता था। तो उस समय पीपी किट पहन के आप और चूंकि ये भी था कि भाई गाड़ी के अंदर आपको एसी चलाना है कि नहीं चलाना है, तो मैंने 30 दिन तक एसी भी नहीं चलाया था शिव कुमार जी गाड़ी के अंदर, तो मैं पीपी किट नहीं पहनता था। राइट। और मास्क भी कई बार पेशेंट से ये होता था कि जब मुझे उसको ये दिखाना होता था, कॉन्फिडेंस देना होता था, तो मैं उसका हाथ पकड़ के बोलता था ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं रिजर्वेशन कैंसिल कराने की क्षमता रखता हूँ, अगर आप हाथ छोड़ देंगे तो कह नहीं सकता, वरना विश्वास रखिए मैं आपको वापस, आप जो चाहते हैं आपको। सो ये विश्वास देना, उसके साथ वो टच थेरेपी देना। टच थेरेपी मायने रखती है। आप बच्चे को शिव कुमार जी, जब बच्चा होता है तो उसको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, तो वो हाथ, वो टच इतना बड़ा फैक्टर है कि जब उसका डर निकाल सकता है, तो यही चीज़ हमारे मरीजों पे लागू होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और उस वक्त मैं ये समझता था कि भाई, और चूंकि ये कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा था, राइट। ये पेशेंट के साथ बढ़ रहा था। जब अगले दिन बात होती थी वो कहता था नहीं मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो ये दुस्साहस और ये जो कॉन्फिडेंस था ये ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई हो जाता था। तो मैं उस वक्त फिर रुकने वाला नहीं था, चाहे कोई भी हो। और पेशेंट्स की आंखों में भाव देखे होंगे आपने, उनको सहारा मिलता हुआ देखा होगा, तो वो भी आपकी ऊर्जा बढ़ाता होगा। जी, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने एक स्टाफ को विश्वास में लिया, और फिर जिसको भी मुझे घर पे उसको आईवी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट थी, या इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, या उसको एक छोटे आईसीयू सेटअप की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं वो क्रिएट करके देता था, और वो फिर हम कैसे भी मैनेज करते थे एनी हाउ, किसी भी तरीके से। तो वो जो हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर है वो हमने कुछ लोगों को घर पे भी दिया जी। और वो एक रीज़न था कि घर पे पीपल्स आर मोर कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे माता जी थे तो वो घर पे अगर उनको इलाज मिला, हमने घर पे उनको ड्रिप लगाई, जो भी ट्रीटमेंट दिया, तो उससे जो आपके घर का वातावरण है उसको आप compete नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। तो ये
कुछ वजह रही जिसकी वजह से फिर हम इस चीज़ को कर पाए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक मुझे लीड मिली थी रोहिणी में, एक लेडी थी, वो उनका वज़न था करीब 120 किलो, डायबिटिक थी वो, जी। और कुछ उनको फेफड़ों की परेशानी भी रहती थी, ब्लड प्रेशर भी की भी पेशेंट थी, हाइपरटेंशन की। सो जब मैं वहाँ गया तो वो 4th फ्लोर पे रहते थे, ओके। और उनके घर में एक उनकी बहू और एक उनका बेटा। जी। सो मैंने जब जाके चेक किया तो उसकी सैचुरेशन करीब 57-58 थी, शुगर भी हाई लेवल पे थी काफ़ी, 500 के करीब उसकी रैंडम शुगर आई थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, उसने उनका एक ही सवाल था कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे, कैसे भी जान बचा दो। मतलब वास्तव में मुझे उस वक्त ये लगा था कि यार ये जान बचाने की भीख मांगी जा रही है। मतलब ये केस क्रिटिकल है नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो था कि मैंने उनको बोला कि आपका वॉशरूम कहाँ पर है। जी। तो उनका वॉशरूम था एक कमरा छोड़ के, वो लॉबी क्रॉस करके उनका वॉशरूम था, अटैच नहीं था जी। जिस कमरे में वो रहती थी। जी। तो वो जब भी जाती थी तो 120 किलो उसका वजन है और सैचुरेशन कम रहती थी। अगर वो गलती से गिर गई हाँ। तो वो कोलैप्स हो जाएगी। वो उठना, उसको उठाना या उठना या उसको फिर ऐड देना या फिर उसको इलाज देना, ये लगभग असंभव सा था। जी। तो मैंने पूछा आप लोग इसको उठा पाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम नहीं उठा पाएंगे, हमने कोशिश की है लेकिन ये नहीं उठ पाती, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है और दूसरा उस वक्त इनकी सांस भी फूलती है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान था कि मैंने कहा जी मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। उस बात की मुझे उस बात की तरफ से मैं एश्योर्ड हूँ। जी। लेकिन आप चल के वॉशरूम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन जाऊंगी वॉशरूम में। ओके। तो आप मानिए शिव कुमार जी, ये इलाज की कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता। मैंने उनसे हाथ जोड़े कि आंटी आप प्लीज़ मत जाओ, आप डायपर का यूज़ करो। उसने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मानो मेरे को लगे वहाँ पे 25-30 मिनट मेरी काउंसलिंग में लगे। मैंने उनके पैर तक पकड़े, जी। एक एहसान कर दो मेरे ऊपर कि आप एक बार पहन के देख लो जी। और फिर आप महसूस करना। अगर आपको लगे 24 घंटे में कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसको नहीं पहनूंगी, तो आप मत पहनो। जी। लेकिन एक बार। उनके बच्चे बोले कि ये मानती नहीं है, लेकिन लास्टली आप मानो कि आधे घंटे के काउंसलिंग के बाद जब मैंने इलाज शुरू किया और बाकी चीज़ों से उसको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ उनको, तो उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मैं आपके कहने पे पहन रही हूँ और मैं पहनूंगी नहीं। आप मानना शिव कुमार जी, अगले दिन फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, मेरे को माफ़ करना, मैंने आपको भी इतना परेशान किया जी। कि मुझे नहीं पता था कि मतलब जब वो रेस्ट पोजीशन में होती थी शिव कुमार जी, तो बिना ऑक्सीजन के वो 80 के करीब अपनी सैचुरेशन मेंटेन करती थी, और अगर वो रेस्ट पे नहीं होती थी तो ऑक्सीजन के साथ भी 57 मेंटेन करती थी, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी। यस यस। तो उस वक्त मैं ईगो नहीं रखता हूँ, जी। मैं ईगो बहुत कम रखता हूँ शिव कुमार जी। तो मैंने उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, मैंने रिक्वेस्ट भी की कि तो उसको जो अपनापन मैं महसूस करा सकता था मैंने कराया। जी। 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 और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। और जब उसका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है अब कि मैंने आपको इतना परेशान किया। तो मैंने कहा माता जी आपने बात मान ली, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे तो इस बात की खुशी है कि भाई मैं आपकी जान बचा पाया, तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। जी। जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं पेशेंट के साथ करता था कि भाई जैसे मैंने सबसे जो एक चीज़ मुझे लगी शिव कुमार जी जो मैंने किया कि उस वक्त मैं जिस भी घर में जाता था मैं उससे पल्स ऑक्सीमीटर ले आता था। मैं उस घर में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं छोड़ता था कि ये आपका विषय नहीं, जी। आप मुझे फ़ोन करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आके चेक करूँगा, लेकिन ये पल्स ऑक्सीमीटर मैं आपको ये जो 15-15 मिनट में जो चेक किया जा रहा है वो फिर उसके बाद मैं कोई भी इलाज करूं उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ सकता। हाँ। तो मैंने सारे करीब
400 450 पल्स ऑक्सीमीटर इकट्ठे करके डंप किए थे उस टाइम। ओके। सारे के सारे उसमें मान के चलो कि सब लोकल ही थे, जी, लोकल जी। कंपनीज के ही थे। तो एक सीन तो ये रहा। दूसरा, जब भी मैं किसी घर में जाता था तो लोग कहते थे ऑक्सीजन की कमी है, 2 बड़े सिलेंडर लेटे होते थे, एक खड़ा होता था। हाँ। मतलब लोगों ने, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की स्टोरेज कर की ली वजह थी से ऑक्सीजन की कमी होती। कि पता नहीं कितनी जरूरत पड़ जाएगी हाँ, हमारे को। लोग, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। हाँ। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर उनको उस टाइम गाइडेंस मिल जाती। हाँ। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, जो मेरे 3 कैजुअलिटीज हुई उसमें एक कैजुअलिटी क्या थी कि वो पेशेंट 3rd फ्लोर पे रहते थे, न्यू रेलवे रोड पे एक कॉलोनी है उसके अंदर। तो मैं जब उनको देखने गया तो उनकी सैचुरेशन करीब 60 के करीब थी। तो मैंने बोला कि आप इसको 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन करो। और मैंने उनको लंग्स की फिजियोथेरेपी बताई कि आपको ऐसे टैपिंग करनी है और आपको ये स्टीम लेनी है और जी। आपको मेडिसिन कुछ नहीं लेनी है, आपको सिर्फ बुखार आए तो ये लेना है और बाकी आपको नेबुलाइज़र और ये सब इन चीज़ों पे थोड़ा सा रिलाई करना है और थोड़ी सी एंजाइटी आपको रिलीव करनी है। तो मैं कुछ मेडिसिन शिव कुमार जी, मैं जो ट्रीटमेंट पर्पज की होती थी वो अपने साथ कैरी करता था ताकि हाँ। पेशेंट को मिले ना मिले। उस टाइम ये भी एक सीन था कि मेडिसिन नहीं मिलती थी। हाँ। तो मैं उनको देता था 2 दिन की 3 दिन की मेडिसिन मैं सेल्फ देता था। जी, जी। और ऐसा नहीं था शिव कुमार जी कि मैंने किसी को ये बोला हो कि मैं इतने पैसे लूँगा। हाँ। ठीक है, एक फीस में बताता था लोगों को, लेकिन अगर मुझे लगता था कि भाई ये कैपेबल नहीं है, कहीं से भी करेगा वो, तो जब मैं जाऊंगा तो कोई एडजस्टमेंट करेगा, तो मुझे लगता था उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देख के कि नहीं भाई ये इनजस्टिस है, तो या तो मैं कम लेता था या कईयों से नहीं भी लेता था, जी, क्योंकि जी। वो मैटर नहीं था मेरे लिए, मैं उस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा था। जी, जी। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इस पोजीशन में लेटे रहिए कि थोड़ा सा अपने आप को सिर ऊपर उठा के और आप लेटे रहिए और ऑफ एंड ऑन ऑक्सीजन लीजिए, लगातार मत लीजिए, राइट। और ये टैपिंग करते रहो, ये आप स्टीम लेते रहो और ये आप मेडिकेशन लेते रहो। आपको पल्स ऑक्सीमीटर में दूंगा नहीं, आपको चेक नहीं करना, आप स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके किसी अटेंडेंट ने ये बोला कि जी हमें ना एक हॉस्पिटल में एक बेड मिल रहा है। जी। तो मैंने कहा इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये एक रूमर है कि बेड मिल रहा है और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि बेड नहीं है, ये। और आप जो है होपलेस होने के बाद शायद कंडीशन क्रिटिकल हो जाए। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर वहाँ भी अराइज होता है। माहौल उधर ऐसा ही होता है उस वक्त। वो मेरे सब कुछ करने के बावजूद भी वो बोले नहीं जी मैं तो जाऊँ। उसके अटेंडेंट बोले नहीं जी हम तो लेके जाएंगे। और सीन देखिए कि वो उसको चला के सीढ़ियों से ले जा रहे थे। ओहो। उन्होंने बोला आप जाइए, उन्होंने ये भी बोला आप जाइए। अच्छा। मैं आ गया नीचे। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे ये लगा कि यार एक बार मैं देख तो लूँ। तो शिव कुमार जी मैं आया तो वो करीब 1.5 मंजिल उतर चुके थे, और उसके बाद ही सडनली फॉल डाउन, ब्लूइश हो गए वो, उनकी सैचुरेशन करीब 17-18 के करीब आ गई थी, और वो सडनली ही फॉल डाउन। और उसके बाद वही पैनिक के हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैंने जब वो नीचे गाड़ी में डाल रहे थे तो मैंने देखा तो वो कोलैप्स हो चुका, ही वाज नो। तो मैंने बोला भाई कुछ कि नहीं जी हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो जो पैनिक था वो इस तरीके का था कि उनको लगता था कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तो ज़िंदगी बच जाएगी, जबकि ये इसका सबसे वर्स सिनेरियो था। हॉस्पिटलाइजेशन अपने आप में ज़रूरत के वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर आपको किसी भी लेवल पे डिप्रेस भी कर सकता है। डॉक्टर साहब ने कई घरों से सिलेंडर्स भी निकलवाए और कहीं और पहुंचाए, ऐसा भी बहुत किया आपने? काफ़ी जगह ऐसा मैंने महसूस किया कि भाई इन 2 सिलेंडर्स को अगर मैं मांगूंगा तो ये नहीं मिलेंगे जी। तो जब इलाज पूरा हो गया ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी जी, तब मैंने उनसे बोला कि भाई क्या जी आपके क्या चार्जेस हो गए, क्या आपकी फ़ीस और दी जो है। मैंने कहा जी फाइनल मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो लास्ट में मैंने उनको बोला कि जी मुझे ये 2 सिलेंडर चाहिए जी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है या तो आप मुझे
दक्षिणा में दे दो, जी या फिर मैं इसको लीगली ले लेता हूँ। जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करता हूँ, और चूँकि ये एक तरह से अन होर्डिंग नहीं कर सकते आप। हाँ, इलीगल आप है। इसको रिटेन नहीं कर सकते। हम्म, तो या तो आप उस तरीके से देंगे तो भी ये जाएंगे, जी या आप दे देंगे तो दोनों पर्पजल हो जाएंगे कि भाई मैं किसी की दो जिंदगियां लिए बैठे हैं आप, हाँ मैं किसी की जान बचा पाऊंगा। हाँ तो मैंने एक दो जो लोकल हॉस्पिटल जो लोग छोड़ के जा चुके थे उस टाइम, मैंने उनके एनी हाउ मैंने उनके ताले ब्रेक कराए, जी और मैंने फिर उसमें लोगों को ये सिलेंडर जो मैं वहाँ से ले लेता था, वो सिलेंडर रख के मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। कुछ मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला, 3-4 करीब स्टाफ का जो उस टाइम आए, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि वो थोड़े से मेरी आइडियोलॉजी से रिलेट करते थे। जी जी तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर ये रहा कि हम पेशेंटों को मैनेज कर पाए। तो ये ना उस वक्त की समय की डिमांड थी कि अगर ऐसा कुछ और लोगों ने भी किया होता तो हाँ शायद हम इस चीज़ को बहुत स्तर तक कम कर सकते थे, इन कैजुअलिटीज़ को, कि हम 70% कैजुअलिटीज़ हम कम कर सकते। बहुत रिमार्केबल है डॉक्टर साहब। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये अचानक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने जो सेवा भाव किया, डॉक्टर साहब ये काम बहुत सालों से कर रहे हैं। गुड़गांव में राजीव नगर में डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बनाया हुआ है गरीबों के लिए, और कितने सारे लोगों को तो वो अपनी तरफ से पैसे दे के भी उनका टेस्ट कराते हैं, अगर नहीं होते बहुत ही ना के बराबर पैसे लेके उनका इलाज करते हैं। और वहाँ पर उनका जो क्लिनिक है केवल इसी उद्देश्य से है ताकि वो गरीबों को सर्व कर पाएँ। तो ये जो सेवा भाव है, डॉक्टर को दूसरा भगवान, धरती का भगवान बोला गया है, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के कंट्रीब्यूशन जो मनुष्य के जीवन में है उसकी वजह से है। डॉक्टर साहब, जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ और आपका कंट्रीब्यूशन देखता हूँ, और समाज में हम रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसे, और मैं डेफिनेटली मानता हूँ ऐसे बहुत सारे हज़ारों डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, और स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। पर साथ साथ में कई बार मैं देखता हूँ, स्पेशली कई जगह ऐसे सुनने में आता है कि लोगों के गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, गलत डायग्नोज हो रहा है केवल मनी के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रोफेशन में जो है उसका नाम खराब करते हैं। तो और ख़ास तौर पे मैं यंग डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बन के आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई मेडिकल में एडमिशन लेता है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो उसके मन में डेफिनेटली होता है कि मैं कुछ करूँगा। पर कहीं कुछ ऐसा होता है, कोई एक ऐसे सिस्टम का वो हिस्सा बनता है जहाँ पे वो ऐसी कुछ चीज़ें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो स्पेशली यंग डॉक्टर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यंग डॉक्टर्स हैं, मैं उनको जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये कि वो बहुत नाउअडेज साइंस बहुत एडवांस है, तो अगर वो इस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन मान के ट्रीट करेंगे जी तो फिर वो अनबीटेबल है। यस वो हमारे से भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। आज हम अपडेट होते हैं जब जाके हम वो नॉलेज ले पाते हैं, तो वो ऑलरेडी अपडेटेड आते हैं। अगर वो इस प्रोफेशन में नोबल मान के आते हैं तो बिजनेस प्रोफेशन की निस्बत अगर वो नोबल प्रोफेशन मान के आते हैं तो दे आर अनबीटेबल। पैसे की तो कमी नहीं होती है डॉक्टर के पास, ऐसा माना जाता है, पर कहीं ना कहीं वो जो ग्रीड फैक्टर आ जाता है वो उसको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है कि वो मतलब जस्टिस नहीं करता अपने काम के साथ। शिव कुमार जी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी वक्तव्य है ये जी कि अगर आपका रैंक में बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्शन होता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जी जी लेकिन अगर आप आजकल आप कोई भी चाहे वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकता है कि आप पेमेंट सीट पे एडमिशन करा दें। तो देखो ये कड़वा है, थोड़ा सा लोग डिसएग्री भी हो सकते हैं, थोड़ा रिवोल्यूशनरी भी है वक्तव्य जी कि 1 करोड़ रुपए में नोट छापने की मशीन निकल सकती है डॉक्टर पे डाउट। जी जी, ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच है कि जब आप किसी चीज़ में फाइनेंशियली इतने इन्वॉल्व होकर के काम करते हो तो फिर आप आउटकम में भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आता है। राइट तो ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। राइट।
जिस वक्त लोग एक थ्रो अवे प्राइस के ऊपर कॉलेज से डिग्री करके निकलते थे, तो उनकी विचारधारा भी उससे प्रभावित होती थी। राइट। और आजकल फिर ये पैशन सा हो गया कि भाई मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, सोशल प्रेशर। और ये इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे एक छोटा सा एक आउट ऑफ द वे मैं आपसे बात शेयर करूँगा जी कि किसी ने पूछा भाई आप कहाँ रहते हैं, कि गुड़गांव में। जी कि गुड़गांव में कहाँ रहते हो जी? सेक्टर 14 में रहता हूँ। जी। तो वहाँ क्या आपकी वो रेजिडेंसेस में क्या एमिनिटीज़ हैं? तो उसने बोला 500 गज की कोठी है, उसमें 5 कमरे हैं, 5 बेडरूम हैं। जी तो उसने कहा आप लोग कितने हो? कि हम 2 हैं, जी। हस्बैंड वाइफ। तो आप तो 2 ही रहते हो उसमें? कि हाँ। कि अब मैं कुछ बोलूँ? कि हाँ। कि आप रहते तो एक कमरे में ही हैं, बाकी 4 कमरों में तो आपकी ईगो रहती है, बहुत सही बात डॉक्टर साहब। आपका स्टेटस रहता है। जी, बहुत सही बात। सो शिव कुमार जी, रिक्वायरमेंट तो एक कमरे की है, बट अगर हम उसको 5 की बनाएंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे तो करना है। डॉक्टर साहब एक मेरा प्रश्न और है कि जैसे आजकल जो डायग्नोज है टेस्ट ड्रिवन ज़्यादा हो गया है, और सिम्टम मतलब जो उसका एक्सपीरियंस जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेडिकल क्लिनिकल जो एस्पेक्ट है, हाँ, तो मतलब रिपोर्ट कई बार मिसमैच करती हैं और रिपोर्ट्स के ऊपर रिलायंस ज़्यादा है, उसकी वजह से कई बार गलत ट्रीटमेंट हो जाता है। सही कह रहे हैं शिव कुमार जी, आपके सिर्फ टेस्ट बेस हाँ एनालिसिस के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हम हमेशा सही नहीं हो सकते। जी जी जी। लेकिन क्लिनिकल कोरिलेशन हमेशा ओवरकम करता है टेस्ट को, इन्वेस्टिगेशंस को। यस 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 आप हमेशा ऑटो पायलट मोड पे नहीं चल सकते। यस यस। प्लेन की मैं बात करूं, ऑटो पायलट मोड पे नहीं चल सकते आप। पायलट की कभी कभी ऑटो पायलट ऑफ करके पायलट को सेल्फ डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड दैट इज एंड दैट्स अ कैलिबर ऑफ ए डॉक्टर। यस। ये क्लिनिकल असेसमेंट मैं एक पेशेंट को देखूं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन लेबर क्लास है, मैं उसको ये बोलूं कि तू विटामिन डी, विटामिन B12 और ये सब टेस्ट करा ले। हाँ 400 300 400 500 रुपये वो डेली के कमाता है। तो अगर मेरी क्लिनिकल असेसमेंट ऐसी है तो मैं एक लेवल तक उसको ट्रीट कर सकता हूँ, हाँ विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता हूँ। यस पहले हमारे पास पहले पावर्स भी थी कि हम इम्पेरिकली मतलब विदाउट एविडेंस के जी हम कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर सकते थे। मसलन उसमें एक ट्यूबरक्लोसिस भी होता था। जी जी जी। नाउअडेज चूँकि सरकार ने एक स्टेप बहुत अच्छा लिया कि अब टोटली सारी ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित सारे जो राइट्स हैं सरकार के हाथ में, सारे पेशेंट ट्रीट भी होते हैं, और उसको हमने बहुत हद तक इरेडिकेट भी किया है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है। लेकिन अब क्लिनिकल असेसमेंट खत्म हो गई, कहीं खत्म हो रहा और है। वैसे ही बाकी चीज़ों में और कुछ ना इसमें आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर कोर्ट है, बाकी चीज़ें हैं, उनका भी एक रोल रहता है कि लोग ये पूछते हैं कि आपके पास एविडेंस क्या था जो आप नहीं कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स टेस्ट और वो सब पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हमारे इंडिया में ये वाला पक्ष जो था उसका अपना जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही शानदार हुआ करता था। तो उसमें शिव कुमार जी ये भी है ना कि वहाँ सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेते लोग। हाँ यहाँ तो मेडिसिन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तो बिल्कुल। लोग वहाँ डिसिप्लिन से चलते हैं, तो फिर डिसिप्लिन का रिजल्ट भी आता है। हाँ हम यहाँ पार्शियल, हर चीज़ में हम पार्शियल चलते हैं, एक शॉर्टकट साथ चलते 3-4 हैं, तरह के ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। शॉर्टकट चलते हैं, तो फिर हम लेवल 2 पे जाके या लेवल 3 पे जाके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो लेवल 2-3 में जाते हैं, फर्स्ट लेवल पे नहीं जाते। डॉक्टर साहब साथ साथ में एक बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जेनरिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि काफ़ी हमारे सरकार ने भी जेनरिक मेडिसिन पूरे देश में सब क्लिनिक्स खुले हुए हैं, तो और बहुत रेट्स में गैप है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी में, उसके इम्पैक्ट में कुछ गैप्स हैं या वो प्रभावशाली हैं? शिव कुमार जी, इसमें मुझे नहीं लगता, ना हमें कभी फील होता है कि इसमें कोई किसी तरह की डेफिशिएंसी या उसकी कैलिब्रेशन या उसके रिजल्ट्स में कुछ कमी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जेनरिक मेडिसिन शुरू से ही एक प्रो पीपल एटीट्यूड के साथ जी। बनाई गई थी, और आज भी आप 19-20 कह सकते हैं, राइट राइट। पैकिंग में कह लो या फिर
19-20 रिजल्ट्स में आप कह सकते हो हाँ दैट इज कि भाई उसका रिजल्ट 95% है, उसका 100% है। दैट मे बी कि उसका रिसर्च मॉलिक्यूल था, बाकी सब था, ये था, वो था, वट एवर इट मे बी। कंपनीज बनाती भी हैं, रिसर्च भी है, बाकी चीज़ें भी है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन ने एक रिवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है ट्रीटमेंट के अंदर। आज की डेट में आप मान के चलो कि कोई भी मेडिसिन हर आदमी की पहुंच के अंदर है, तो सिर्फ जेनरिक की वजह से। बिल्कुल ठीक बात है, वो एक क्योंकि ग्रेट फैक्टर है यस कि सरकार ने उसके अंदर ये मैंडेटरी भी कर दिया कि अब आप ब्रांड नेम से दवाई नहीं लिख सकते, जी जी आपको साल्ट के नेम से दवाई लिखनी पड़ेगी। राइट और उसमें फिर मरीज की इच्छा रहेगी कि वो कौन सी अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट हाँ और कौन सी दवाई वो लेना चाहेगा, जिससे कि अब आप मान के चलो एक रिनाउन कंपनी की मेडिसिन आती है 100 रुपये में और एक जेनरिक मेडिसिन आती है 10 रुपये में, हाँ तो और रिजल्ट वाइज उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी, रिजल्ट वाइज उसकी एफिकेसी भी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी लेवल पे पेशेंट को ये बोलें कि आप ये नहीं ले सकते या आप कैसे लेंगे। तो ये एक फैक्टर है जो काफ़ी हद तक रिजोल्व करने में हम कामयाब रहे जेनरिक मेडिसिन। और ये चॉइस आ गई है डिसीजन लेने की। जी, और ख़ास तौर पे सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है इसमें। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हैं वो सरकार कंट्रोल भी करती है, उनकी एफिकेसी भी कंट्रोल करती है, और जी वो जब इनका प्राइस कंट्रोलिंग भी सरकार का है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इलाज ले पा रहे हैं, और ये मैं मानता हूँ एक बड़ा रिवॉल्यूशन। डॉक्टर साहब, मैं एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जैसे डॉक्टर्स जो हज़ारों की संख्या में अपने अपने लेवल पे कर भी रहे हैं काम, पर जो काम आपने उस समय में किया, शानदार काम, और जो रूटीन में भी आप अच्छा काम करते हैं, तो ऐसी भावना के साथ डॉक्टर्स ये काम करते रहें और करते रहे भी हैं, मैं सम्मान करता हूँ। और ये जब लोगों को पता पड़ेगा कि एक डॉक्टर, क्योंकि अच्छी चीज़ को भी स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, जब फेटर्निटी को, प्रोफेशन को और पीपल एट लार्ज को ये पता पड़ेगा कि एक डॉक्टर कोविड में अपनी जान हथेली में रख के कैसे घर घर जाके लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, जहाँ पर घर वाले छोड़ के भाग गए अपने लोगों को, वहाँ पर वो उनको अपना अपना रिस्क, अपने परिवार का रिस्क सब लेते हुए ट्रीटमेंट कर रहा है। ये रिमार्केबल स्टोरी है, और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो। जब भी ऐसा मौका मिले जहाँ उसका योगदान समाज के लिए होता है, लोगों के लिए होता है और भावना से प्रेरित होता है, ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी कहानियाँ लोगों को हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमसे शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आपकी इस अभूतपूर्व कार्य को। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा शिव कुमार जी, जी कि जब आप अपने प्रोफेशन को फ़र्ज समझ के करते हैं तो ये रिजल्ट्स आते हैं। यस यस सिर्फ लेक एक ही चीज़ का है, आप अपनी ड्यूटी को या आप अपने प्रोफेशन को जब एक फ़र्ज समझ के करते हैं, तो फिर आप वो चीज़ें दे पाते हैं जो शायद दूसरे नहीं दे। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर प्रोफेशन का एक पर्पस होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उद्देश्य होता है, और जब जब जिसको वो याद रहेगा वो उसके साथ जस्टिस करेगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो गुरुजी थे, जो हमारे बॉस थे, उन्होंने हमें ये इंस्पिरेशन दी थी। जी उन्होंने हमें बताया था कि आपको किसी भी परिस्थिति में और कैसे भी आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। जी ये सिर्फ डॉक्टर क्रेज में नहीं बना जाता, ये ज़रूरत भी होती है, और उस वक्त आपको वो ज़रूरत दिखानी भी चाहिए, निभानी भी चाहिए। जी 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 और जो इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, वो मैं मानता हूँ कि अगर हम ये चीज़ें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे पाए, तो फिर उन्हें कौन बताएगा कि भाई। तो ये चीज़ थोड़ा सा गंभीर विषय है जी कि हम ये चीज़ उनके साथ शेयर्ड हो, उनको ये समझ में आए कि भाई हमारा कोई दायित्व है समाज के प्रति भी, देश के प्रति भी, मरीजों के प्रति भी। और जो सबसे बड़ी चीज़
आज की डेट में लैक कर रही है, जिसकी कमी खल रही है, वो जी। मैं आपसे और शेयर करूँगा। जी। दैट इज़ द रोल ऑफ ए फैमिली डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन। राइट। आज वो चीज़ मतलब मान के चलो लुप्त सी हो गई है, क्योंकि एक डेफिनेशन है फैमिली फिजिशियन फैमिली डॉक्टर की, अ पर्सन वो इन्वॉल्व, जो आपकी हर अच्छी बुरी, आपके परिवार की किसी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो सुख की हो दुख की हो, सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही नहीं, हाँ। उसके अंदर वो इन्वॉल्व रहता है हर समय। कि मैं उसको एक सेंटेंस में ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो रात को 1:30 बजे भी किसी का कॉल आता है तो फैमिली फिजिशियन का रिप्लाई होना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। यस यस यस। और चूंकि लोग इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि वही उनको, आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको स्वस्थ कौन रखेगा, आपको कौन बताएगा कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जी। इट इज़ द फैमिली फिजिशियन, ड्यूटी ऑफ द फैमिली फिजिशियन, इट इज़ द फैमिली फिजिशियन जो आपको ये बताएगा कि आपको क्या ऑयल यूज करना है, आपको क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपको क्या डाइट लेनी है, आपको कैसे अपने आप को हेल्थ मेंटेन करनी है, कैसे आपको बीमारियों से अपने आप को बचाना है, और कैसे आपको एक स्वस्थ समाज स्वस्थ परिवार देना है। ये कौन बताएगा, एक डॉक्टर बताएगा। और इस चीज़ की मैं मानता हूँ कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमी है। उसमें बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी हैं कि लोग हर चीज़ को जाके जब नेट पे ऑनलाइन गूगल पे सर्च करते हैं तो वो परिणाम वैसा नहीं हो पाता कि जी। वो वहाँ से उसको इंस्पिरेशन लेके वो काम कर सकें। यस। तो ये एक फैक्टर है कि जब आप किसी को क्रॉस चेक करेंगे तो फिर शायद हो सकता है कि आप भटक जाएं। बिल्कुल ये ठीक बात क्रॉस है। चेकिंग एक बहुत Yes, बड़ा yes, फैक्टर है। yes, yes. और दूसरा, फैमिली फिजिशियन अगर आपका नहीं है हाँ और फैमिली फिजिशियन आपका कॉम्पिटेंट नहीं है हाँ। तो मान के चलना कि आप बहुत कुछ खो रहे हो। तो ये डॉक्टर्स के रिस्क लिए भी पर है, अलार्मिंग है, हाँ, डॉक्टर्स के लिए भी अलार्मिंग है कि हाँ। उनको एक फैमिली फिजिशियन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेशेंट का भाई मैं 8 बजे मैंने क्लिनिक ऑफ कर दिया तो उसके बाद मैं, हो सकता है दिन के समय में मैं किसी कॉल को ना ले पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट उसके बाद मैं कभी कॉल मिस नहीं करता, क्योंकि वो एक रियल ज़रूरत है पेशेंट की। यस। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ के प्रति कि हमें पेशेंट को भी चाहिए कि वो अपने एक फैमिली फिजिशियन क्रिएट करें, हाँ। जिसके साथ वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें कि बताइए मैं इसमें ये ठीक है गलत है, यस। जो उसके सोशल डिसीजंस हैं उसमें भी, जो उसके फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें भी, क्योंकि शायद वो उसकी कंडीशन, उसकी सारी चीज़ बैकग्राउंड के हिसाब से शायद बेहतर सुझाव दे पाए। यस यस। और एक इंटेलेक्चुअल तो देखो, एक डॉक्टर एक इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में तो आता ही आता जी है। जी जी जी। तो वो थोड़ा सा बेहतर आपको राय भी दे सकता है, समाधान भी दे सकता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी कि हमें फैमिली फिजिशियन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, हमें सबसे पहले उसको अचीव करना पड़ेगा। तब शायद ये एस्पेक्ट भी आ जाए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका फैमिली फिजिशियन आपको घर जाके विजिट भी करे, आपको देखे भी, क्योंकि उसका अफेक्शन आपके प्रति इतना हो चुका होता है दोनों तरफ से कि शायद आप उस चीज़ को मना ना कर पाए। यस यस यस। तो मैं मानता हूँ कि शायद ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं कि भाई हम किसी को दोष दें, उससे बेहतर है कि हम ये रिलेशन मेंटेन करें। हाँ। और ये रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन, अब आप मानिए कि मतलब क्या कहेंगे इस बात को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को आके ये कहना पड़ रहा है कि आप 10% कुकिंग ऑयल कम कर दें, आप मीठा और नमक कम कर दें। ये ड्यूटी एक प्रधानमंत्री की नहीं है, ये ड्यूटी डॉक्टर्स की है। ये हेल्थ वर्कर्स की ड्यूटी है कि वो समाज को ये बताएं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। लेकिन वो जब तक नहीं हो सकता जब तक आप किसी के साथ रिलेट नहीं करते हो। आप रिलेट करते हैं फैमिली फिजिशियन बनने के बाद, आप रिलेट करते हैं नोबल प्रोफेशन मानने के बाद, आप रिलेट करते हैं जब आप अपना कोई दायित्व या ड्यूटी या फर्ज समझते हैं, तब ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज तो हर आदमी के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ भी खाने के, कुछ भी करने के, कुछ भी। तो डॉक्टर साहब, इससे मुझे ये बात भी याद आती है कि जो यंग डॉक्टर्स बन के आते हैं और जब वो अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं
तो उस चक्कर में कई बार उनको लगता है कि मैं कैसे जल्दी से बिल्ड करूं। Yes. तो वो ये फैमिली फिजिशियन वाली सर्विस ऑफर कर सकते हैं, जिससे उनकी क्लाइंटेल भी बहुत अच्छे से बनेगी। ये जरूरत है सर। हाँ। ये शिव कुमार जी ऑफर नहीं, ये जरूरत है। विन विन दोनों तरफ की जरूरत है। विन विन सिचुएशन क्रिएट Yes, होगी। हाँ, ये मेरे पेशेंट अगर ऐसे होंगे कि भाई मुझे इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मेरे कितने पेशेंट हैं, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं, कि मुझे ये पता है कि मैं 100 फैमिलीज का फैमिली फिजिशियन हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यस यस यस, बहुत। तो बेसिकली आपने जो प्रेशर है उनके ऊपर करियर बिल्ड करने का भी, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स का, वो भी खत्म कर दिया। दूसरा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हेल्थ खराब कर रहे हैं, उनको एक रेगुलर समाधान मिल गया अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को सुधारने का। शिव कुमार जी, संतुष्टि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सेटिस्फेक्शन, और लोग उसी को लैक करते हैं और उसी के लिए पूरी ज़िंदगी फाइट करते हैं। वो आपको एक मिनिमल एमिनिटीज़ में भी मिल सकती है, और हो सकता है वो आपको मैक्सिमम में भी ना मिले। तो आपकी ज़रूरत क्या है और आपका शौक क्या है, इसमें आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। एक बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी आपका शौक हो सकता है, आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती। यस यस यस। एक बड़ा घर, एक बड़ा बंगला आपका शौक हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि 4 कमरों में तो उसकी ईगो रहती है, तो ये एक शौक हो सकता है, ये शायद ज़रूरत ना। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो शायद हम वो कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए, या मतलब हमारे से उम्मीद की जाती है कि भाई हमें ये सब करना चाहिए। ये हम जब ही कर पाएंगे जब हम इस विषय को समझेंगे कि भाई हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारे शौक क्या हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, और हमारा जो समाज के प्रति एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, एक इंटेलेक्चुअल का क्या कर्तव्य है। तो ये सब चीज़ें अगर हम समझ पाएंगे तो हम एक बहुत बेहतर वो चीज़ दे पाएंगे जिसको लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हैं। और आप बोलते हैं कि देखिए शिव कुमार जी, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप कह रहे हैं, वो सच पूछिए तो मेरा दायित्व, मेरी ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था, जिसको मैंने समझ के और थोड़ा सा ये मान के कि भाई एक सोल्जर की ड्यूटी नहीं होती कि वो देश के लिए जान दे, ये ड्यूटी ऐसे वक्त में एक डॉक्टर की भी होती है। तो और चूँकि हमारे सरकारी डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से ज़िंदगी दांव पे लगा के सारा काम किया है उन्होंने, लेकिन अकेले वो सफिशिएंट नहीं है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये प्राइवेट डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि वो उस वक्त एक रिजर्व फोर्स की तरह आए और उनको ओवरकम करें कि आप रिजर्व में रहिए, हम देखते हैं। क्योंकि वो पर्सन है जो दिन में 200 पेशेंट देखना, इट इज़ नॉट सो ईजी। लोग कहते हैं सरकारी में इलाज ऐसा नहीं हो पाता, सरकारी में ओवरलोड इतना रहता है, क्योंकि अगर प्राइवेट डॉक्टर्स थोड़ी सी फैमिली फिजिशियन वाली ड्यूटी है, थोड़ा सा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको थोड़ा सा ओवरकम कर पाए लोगों के। भाई आपको ही लगता है कि भाई कोई नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद वो मुझे 100 रुपये में भी देख देंगे 500 की बजाय। तो सरकारी डिपार्टमेंट से भी वो चीज़ें कम हो जाएंगी, उनका भी लोड कम हो जाएगा, और हम एक बहुत बेहतर सर्विस हेल्थ सेक्टर में दे पाएंगे लोगों को, एक विश्वास के साथ कि भाई हर किसी को जो उसका आप मानिए राइट भी है, और वो हम उसको प्रोवाइड करा पाएंगे। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मैं यकीन करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी ये बातें, आपका ये कार्य, आपकी ये प्रेरणा, मतलब गागर में आपने सागर को भर दिया, और ये सब मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी काम आएंगी और आम लोगों के लिए भी काम आएंगी। जिस शो को ख़त्म करने से पहले मैं हमारे जो द बिजनेस सर्कल के पार्टनर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। मैं सबसे पहले दिनांक टाइम्स जो हमारे पार्टनर हैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उनके फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडिटर अमित गोयल जी का, कल्पना गोयल जी का, लाइफ स्किल एकेडमी एंड देवालय संस्थान की फाउंडर ऋचा सिंगल जी का, और हमारे गीता वैभव आर्य आर्किटेक्चर हैं उनका, इन सब का हमारे को सहयोग रहा है। ये बात आप तक हमारा आपसे पहुंचना, मिलना, और ये टॉक और ये लोगों तक पहुंचेगी, इन सब में इनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि लोग आपकी इन बातों से और कार्यों से प्रेरणा लेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।